स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन हिस्ट्री क्लास पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है 7th क्लास का इतिहास कर चुके हैं और 8th क्लास में अभी हम लोग जातीय व्यवस्था पे बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना किस तरह से शिक्षा का जो है भारत में प्रसार हुआ है। तो अगर आप लोग नया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें होता है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं और आपका एनसीईआरटी का निचोड़ एक करके देता हूं कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर का नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, यानी कि जातीय व्यवस्था यानी कि भेदभाव किस तरह से बना, जाति किस तरह से बना और उसके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्य कौन कौन से व्यक्ति द्वारा किए गए, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए, जैसे कि थोड़ा सा आप जाति के बारे में जानते ही होंगे, जैसा कि जिसमें पेशे के आधार पर या काम के आधार पर जो है 4 वर्ण में बांटा गया था, है ना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, यानी शूद्र, जिसका वर्णन जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग सीधे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है ये कार्य के आधार पर जो हुआ था वही जो है आगे बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। जैसे कि देखिए, जाति का निर्धारण काम की जगह जन्म के आधार पर होने लगा है। जाति प्रथा का सबसे कठोर रूप छुआछूत की भावना का रूप में प्रकट हो जाता है, जिनमें निम्न जातियों को अपवित्र माना जाता है और उनका बहिष्कार किया जाता है। तो इस तरह से कहानी आगे की तरफ बढ़ता है और उसको दूर करने या उसमें सुधार लाने के भी उपाय शुरू किए जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं आगे जो है उनमें जो जाति है उनके उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे कि बंगाल के चंडाल को ऐसा जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वही बिहार के डोम को, दक्षिण बिहार के भुइयां, महाराष्ट्र के महार और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में चमार जाति के साथ कठोर भेदभाव किया जाता था। और जो है तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर विशेष यही था जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनके सुधार में सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम दिया गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ज्योतिराव फुले जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानता के खिलाफ मानते थे। देखिए, आप लोग जो है वीडियो का जो है स्पीड बढ़ा करके फटाफट इस कहानी को समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको बढ़ा लीजिए और एक बार ज़रूर सुनिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग आगे देखें तो उन्होंने क्या किए कि उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया, ताकि आम लोगों की भाषा के द्वारा उनके विचार को जन जन तक ले पहुंचाया जा सकता था। और उन्होंने वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। तो दीनबंधु का जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? ज्योतिराव फुले। तो ये सब पूछा भी गया हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1873 में गुलामगिरी नाम से निकाली गई, यानी कि 1873 में गुलामगिरी इन्होंने ही निकाली। अपनी पुस्तक में फुले ने शूद्रों की दास्ता के कारणों की व्याख्या की और इसकी तुलना अमेरिकी निग्रो काले गुलामों से की है। देखिए, क्वेश्चन जो है अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होते जा रहा है, जो कि आपको जो है ना तुलना करने के हिसाब से उसको क्या सोच थे इसके हिसाब से या श्रेणी क्रम के हिसाब से इस तरह से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग कहानी को नहीं समझते हैं और उसको बारीकी से समझते हैं तो उसको आप व्यवस्थित करने में असफल होंगे। इसलिए कहानी में जितने भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो फुले ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना अपनी एक रचना काश्तकार की चाबुक में की है। तो काश्तकार की चाबुक भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला जो है वह है वीर सेलिंगम। तो वीर सेलिंगम जो है ऐसे आंदोलन में ही वीर सेलिंगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मतलब उनका भी जो है एक भूमिका रही है। इनका पूरा नाम कुंडूकरी वीर सेलिंगम था। कलकत्ता तथा मुंबई जैसे बड़े शहरों में चलाए गए सुधार आंदोलन में जिन समकालीन उच्च कुल के व्यक्तियों की भूमिका रही है, उससे भिन्न परिस्थितियों में वीर सेलिंगम का जन्म एक निर्धन परिवार में समझ रहे हैं कि हुआ। यानी कि यहाँ पर देखना ये है कि कलकत्ता से अगर पूछा जाए कि सुधार जो है कार्यक्रम कौन चलाए, तो यहाँ पर आपको वीर सेलिंगम को ध्यान में रखना है। यानी कि जगह, पोजीशन, सारा चीज़ को ध्यान में देना है, और किसका विचार किससे मिलता है और किससे थोड़ा सा मन मुटाव होता है उसको भी ध्यान में रखना है। इनके बाद जो है उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़े तो विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें आंध्र के समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया है। तो अगला अगर बात देखा जाए तो अगला है कि उनके द्वारा जो है चलाए गए आंदोलन का प्रभाव तमिलनाडु के गुंडर जाति के संगठन कोंगू बेलल्ला संगम, मैसूर के बोकालिंगा, ये सब मैसूर की बोकालिंगा, ये सब को ध्यान में रखना है, तथा लिंगायत संगठनों केरल के एझावा जाति के SNDP योगम आदि पर पड़ा। जातीय आंदोलन के नेताओं ने जाति विशेष के सदस्यों को सामान्य विरासत पर बल दिया। तो यहाँ पर यहीं पर इतना ही बात जो है आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर से इनके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नारायण गुरु के बारे में। तो नारायण गुरु जो है केरल में एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसन, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। आगे इनके बारे में दिया गया है कि इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई, ठीक है। और इस संगठन के समक्ष 2 उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध करना और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना, जो कि काफ़ी उस समय कठिन थे। अगला पॉइंट बनता है आपका EV रामास्वामी नायकर यानी पेरियार और आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसके बारे में देखें तो EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने जाति व्यवस्था को आलोचना की। उन्होंने मानव जाति की मौलिक समानता और गरिमा पर बल दिया। पेरियार, जो स्वयं एक सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पूछा जा सकता है कि हिंदू वेद पुराणों के इनमें से कौन आलोचक कट्टक आलोचक थे। तो कट्टर आलोचक थे, तो आपको जो है इनका पेरियार जी का नाम आपको ध्यान में रखना होगा, परंतु सन्यासी है, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। वह विशेषकर भागवत गीता, रामायण और मनु द्वारा रचित संहिता के विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है, ठीक है ना। यानी कि पुस्तक में कोई भी एक सेंस होता है, उसका कई मतलब हो सकते हैं, परंतु वह उस समय जो लोग लगा रहे थे वो शायद गलत लगा रहे थे, इनका कहना है। 1924 ईस्वी की एक छोटी घटना और उनकी व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया। यानी कांग्रेस दल में वो थे, परंतु उनको कोई कारण से अलग कर दिया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। यद्यपि असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया था, यानी कि असहयोग आंदोलन में
वो सक्रिय होकर के हिस्सा लिए हुए थे। जब कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भोज में निम्न जाति के लोगों को अलग बैठाया गया, तब पेरियार ने फैसला किया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1925 ईस्वी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। तो ध्यान में रखिएगा, जो है स्वाभिमान किसके लिए, तो छुआछूत हो रहा था, भोज हुआ, उसमें जो है निम्न जाति के लिए जो है अलग बैठाया गया, तो इसको स्वाभिमान के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए स्वाभिमान आंदोलन पेरियार से संबंधित है। इस बात को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी भूमिका रही है। तो हम देखते हैं इनके बारे में भी। 1919 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय डिस्प्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। अछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। अगर हरिजन का नाम देने वाले हैं व्यक्ति कोई, तो वो है महात्मा गांधी जी। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। आगे देखिए, तो 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जो उन्होंने चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखें तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद किसका निर्वाचन हुआ, तो देखिए ये इस पर यहाँ पर पॉइंट जो है किस तरह से घुमा करके पूछा जाता है और पूछा भी गया हुआ है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है दलितों के लिए कब हुआ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तब गांधी जी के अछूतों को हिंदुओं के से अलग मानने की सरकारी नीति से अत्यंत दुखी हुई और इसे समाप्त करने की मांग रखी। उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप 26 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना समझौता हुआ और गांधी हरिजन को उद्धार में लगे रहे। गांधी जी जाति प्रथा के प्रबल आलोचक रहे। तो इनके बारे में आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पर ये इतना ही भूमिका है इनके बारे में जाति को लेकर के। तो आगे हम लोग देखते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो यहाँ पर है अम्बेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन का आरंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ किया गया ताकि अछूतों की प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। 1930 से 31 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में उभर चुके थे। उन्होंने दलितों के लिए एक अलगाववादी धारणा रखी, जिसके आधार पर दलितों के लिए अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन की मांग रखी। तो लेकिन इनके गांधी जी जो है ने इसका विरोध किया और उनके सत्याग्रह के कारण पुणे समझौता लागू हुआ। 1942 में अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई, यानी कि वो हरिजन और ये अपने विशेष अनुसूची के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे। आगे जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कर लिए, तो बौद्ध धर्म को अपना लिए। ऐसा जो है अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में भेदभाव का विरोध किया और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, ठीक है ना। और जो है 1956 में यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है 1900 क्या है, परंतु 56 में जो है बौद्ध धर्म जो है ये भीमराव अम्बेडकर जी अपना लेते हैं और इनके जो है बहुत सारे समर्थक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें पूरे जो हम लोग पढ़े उसमें इतना ही जो दिया हुआ था, जो आप लोगों को मोटा मोटी जो है इसके बारे में बता दिए हैं। तो आपका ये चैप्टर जो ख़त्म हो जाता है और अगला चैप्टर के लिए आप लोग जो है कमेंट करेंगे या आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो अगर और भी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो जल्द तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है भूगोल का भी सीरीज़ चल रहा है जिसमें भी कुछ चैप्टर हो चुका है, जैसा कि आप लोग चैनल पर देखते होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।